हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी में कांस्टेबल कैसे बनते हैं, यह हम नौकरी कैसे पा सकते हैं, पूरा बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी से सीआईएसएफ में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो पूरा प्रोसेस बताऊँगा, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, फिजिकल कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो नए बच्चे हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि भर्ती किस प्रोसेस से होती है, कौन कौन सी फोर्सेज इसके अंदर होती है और किस प्रकार वो काम करती है। तो फ्रेंड्स, जो पुराने सब्सक्राइबर है जो मेरे, तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये फ़ायदे होने वाला है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि वो कौन सी गलतियाँ कर रहे थे जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जान ही गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के माध्यम से हम जो एसएससी जीडी में कांस्टेबल होता है, जिसके अंदर असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इस प्रकार की बहुत सारी फोर्सेज होती है, उसमें हम अपना सिलेक्शन किस प्रकार ले सकते हैं। साथ ही साथ इसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम स्टेज क्या होती है, कितने स्टेज होते हैं। इसके साथ साथ आपका फिजिकल टेस्ट किस प्रकार का होता है, क्या क्या होता है फिजिकल के अंदर, क्या क्या होता है मेडिकल में, और इसके साथ साथ आपका सिलेबस और सैलरी, इसमें आपको कितना रुपया मिलता है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि तैयारी कहां से और कैसे करना है, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपनी एसएससी जीडी में जो मनचाही फोर्सेज है उसमें आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। तो पहला टॉपिक तो हमारा यह रहेगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है, यानी किसको कहते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी। और इसके बाद में एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एज लिमिट कितनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पर फ्रेंड्स एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, सिलेबस क्या है, ज्वाइनिंग कहाँ होती है, और इसके साथ साथ सैलरी कितनी मिलती है, और इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आगे शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो एसएससी जीडी होती है, इसमें कौन कौन सी फोर्सेज आपकी काम करती है। तो सबसे पहले आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी जिसको हम बीएसएफ भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ दूसरी फोर्स आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, जिसमें मैं कार्यरत हूँ, और ये फोर्स इसी के अंदर आती है। इसके साथ साथ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी आईटीबीपी, इसके अंदर आती है। इसके साथ एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसएफ, एनआईए, ये सारी फोर्सेज इसी के अंदर काम करती है। अब आगे बात करते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है, ये क्या चीज़ है एसएससी जीडी कांस्टेबल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर हम बहुत सारी, जैसे मैं अभी आपको फोर्सेज बताए, ये फोर्सेज इसके अंदर होती है, और यहाँ से अपना सिलेक्शन इसके अंदर से होता है। आगे बात करते हैं कि फ्रेंड्स एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, मतलब भी आपका जानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी ये आपका ये एग्जाम करवाते हैं एसएससी के द्वारा, और ये जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन मुख्य चीज़ होती है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन होता है, यानी आप एग्ज़ाम में जो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें मांगी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो अगर आप 10th कक्षा या मैट्रिक पास है तो आप आसानी से एसएससी जीडी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अभी 10th में पढ़ने वाले उम्मीदवार इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। भर्ती आने पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ये लिख के क्यों बता रहा हूँ, इसका ये मेरा मकसद यही है कि आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि आपको इसका पूरा ज्ञान हो सके। तो चलिए आगे से बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो एज लिमिट की बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम आयु 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि एससी एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष ध्यान रखना है, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी
एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष आदि की छूट यहां पर दी जाती है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ के साथ आप इसको देखते रहिएगा। आगे यहां पर बात करते हैं कि एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, कौन कौन से स्टेज में ये काम करती है। तो यहां पर देख सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 चरणों में पूरी होती है। अब ये 4 चरण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पहले आपका लिखित परीक्षा होगा यानी रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। और इसके बाद में आपका शारीरिक माप परीक्षण यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और इसके बाद में आपका चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल टेस्ट आपका फाइनल में होगा। तो ये आपका 4 स्टेज है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो फिजिकल टेस्ट है उसमें क्या होता है, किस प्रकार का आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फिजिकल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। यानी जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपका होता क्या है, सबसे पहले आपका जब आप फिजिकल सेंटर के ऊपर जाते हैं तो आपका वहां पर हाइट मापा जाता है। उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, फिर आपको दौड़ के लिए भेज दिया जाता है। यानी आपको दौड़ के लिए भेजने के बाद में आपका वापस अगर आप दौड़ क्लियर कर लेते हैं तो आपका हाइट और चेस्ट नापा जाता है। उसके बाद में आपका वेट भी मापा जाता है और उसके बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाता है, फिर आपको वो फॉर्म वहां पर भरना होता है। तो ये आपकी फिजिकल की प्रोसेस है। अब इसके अलावा आप जो आपका चेस्ट मांगा जाता है वो किसके लिए मांगा जाता है, छाती केवल पुरुष उम्मीदवार की मापी जाती है। जिस दिन पुरुष उम्मीदवारों की फिजिकल परीक्षा होती है उस दिन तक तय माप के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आपका चेस्ट तय माप से कम होता है तो आपका असफल माना जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी आपका चेस्ट वहां पर सामान्यतः 80 सेंटीमीटर मांगा जाता है और उसके साथ साथ फुलाव भी मांगा जाता है। अब यहां पर छूट किनको मिलती है वो भी आप देख लीजिएगा। यहां पर देख सकते हैं आप कि जो जनरल में होते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, उनके लिए न्यूनतम आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा जाता है और उसके साथ साथ आपका फुलाव 5 सेंटीमीटर मांगा जाता है। ये फिजिकल की बात हो रही है। एसटी की बात करें तो न्यूनतम यहाँ पर 76 आपका चेस्ट मांगा जाता है और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आप एसटी को कब मिलेगा, यानी छूट ये कब मिलेगा, जब आपके पास अनेक्सर सर्टिफिकेट होगा। और इसके साथ साथ नीचे भी आप देख सकते हैं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, जितने भी ये यहाँ पर दिया गया है उनका भी न्यूनतम यहाँ पर 78 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा जाता है और फुलाव यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और आगे यहाँ पर बात करें कि गोरखा से संबंधित उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर न्यूनतम 77 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ मांगा जाए तो 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव अनिवार्य होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो रनिंग होता है वो रनिंग आपको कितने समय में पूरा करना है और कितना किलोमीटर आपका होता है और किन किन उम्मीदवारों का रनिंग कम होता है। तो यहाँ पर सारा कुछ मैंने आपको दिए रखा है, स्क्रीनशॉट साथ लेते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख क्षेत्र के अलावा अन्य उम्मीदवार जो लद्दाख से है उनके लिए नहीं है, जो अन्य हैं यानी जो अन्य लद्दाख के अलावा पुरुष कांस्टेबल के लिए रनिंग डिस्टेंस 5 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है। कितने मिनट में, 24 मिनट के अंदर। अगर महिला कांस्टेबल की रनिंग है तो यहाँ पर 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है और वो 8.5 मिनट में यानी 8.5 मिनट में आपका ये रनिंग होता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए तो यहाँ पर पुरुष कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर यानी 1600 मीटर दिया गया और समय आपका कितना है, 6.5 मिनट। और महिला कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 800 मीटर 4 मिनट के अंदर दिया गया है। तो ये सारा कुछ आपके सामने मैंने रख दिया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी हाइट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट में किन को छूट दी गई है वो भी आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइट में छूट मैं आपको बता देता हूँ। जो सामान्य वर्ग से है यानी सामान्य से है, जनरल वर्ग से, तो उसका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला है तो महिला का 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति है उनके लिए यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर पुरुष कांस्टेबल के लिए और महिला के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बात करते हैं उत्तरी पूर्व राज्यों के एसटी उम्मीदवार के लिए तो 157 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 146.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वामपंथी उग्रवाद यानी जो नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार है यानी एसटी जाति से उम्मीदवार है उनके लिए पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए यहाँ पर 146.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट
होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो अलग स्टेट है यहाँ पर, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, इनके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर पूरा आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पर 165 सेंटीमीटर ये गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। आगे बात करें कि उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उम्मीदवार के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके साथ साथ दार्जिलिंग जिले के 3 उपमंडल है जो यहाँ पर देख सकते हैं, और कलिम्पोंग और कुरिसेंगोंग, इन जिलों के निम्नलिखित मौजा उपमंडल अर्थात लोहागढ़ चाय बागान, लोहागढ़ वन, ये एरियाज यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनके लिए ये हाइट है 157 और महिलाओं के लिए है 152.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हाइट का दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में बार बार कोई वीडियो देखने की जरूरत ना हो। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि आपका वजन कितना होना चाहिए। यहाँ पर वजन यानी वेट की बात करें तो वेट आपका कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, सेपरेट वीडियो बनाया कि हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए। वीडियो आपका यहाँ पर जो चैनल है आप उसके अंदर जाइए, वीडियोज को ऑप्शन निकालिए, उसके अंदर सारा कुछ बताया गया है कि आपका हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो भी आप जाके देख लीजिए। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आपको वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी थोड़ा कम आएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरे ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया है, तो वो आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मेन मुख्य चीज़ है आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसका अगर आपको सिलेबस पता है तो आप उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो सिलेबस जान लेते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस में सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 4 विषय शामिल होते हैं, यानी 4 आपके सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला सब्जेक्ट है सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, प्राथमिक गणित और अंग्रेजी हिंदी, यानी ये आपके 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है सामान्य बुद्धि और तर्क, यानी आपका जो रीजनिंग है, इसके बाद में आपका जीके है, और इसके बाद में आपका सामान्य जो जागरूकता यानी जो करंट अफेयर, ये भी जीके के अंदर ही है, और प्राथमिक गणित और अंग्रेजी और हिंदी में से आप एक ले सकते हैं। यानी पहला आपका सब्जेक्ट हो गया सामान्य बुद्धि और तर्क यानी आपका रीजनिंग, दूसरा है सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता आपका हो गया जीके, और तीसरा है आपका प्राथमिक गणित, यह आपका तीसरा हो गया। चौथा है आपका अंग्रेजी और हिंदी, यानी जिन स्टेट्स को अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी ले सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी ले सकते हैं। तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार की परीक्षा में 80% होते हैं। यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगा और इसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पर होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यह भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक का नकारात्मक परीक्षा में कटा जाएगा। यानी आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 1/2 है। यानी आपका मैं क्लियर कर देता हूं, आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। आगे यहां पर बात करते हैं कि परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। आप ऑप्शनल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे बात है कि आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कितने हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चन है और कितने नंबर के होंगे। तो सबसे पहले आपका जो रीजनिंग है यानी सामान्य बुद्धि और तर्क, उसके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका अंक कितना होगा आपका 40 अंक, यानी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आगे यहाँ पर ध्यान रखना है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता यानी जो आपका जीके है, जीके जीएस है, उसके अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 40 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक गणित जो आपका मैथमेटिक्स है, उसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो हो गया 40 नंबर के। अंग्रेजी और हिंदी में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसके आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो है 40 मिनट के, 40 नंबर के। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुल आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 160 नंबर का होगा, और यहाँ पर समय आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात है
कि आपका जो रीजनिंग के अंदर आपका सिलेबस है वो क्या होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो फालतू के सिलेबस को पढ़ लेते हैं और वो एग्जाम में आता ही नहीं है। तो आप सिलेबस आप देख लीजिए, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम जब आपका होगा तो आप एक एक सब्जेक्ट, एक एक जो टॉपिक है आप आसानी से उसको पढ़ सकेंगे। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ ले लीजिएगा। ये सारे आपके सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं, जैसे पहला टॉपिक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, इस प्रकार के ये सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग के हैं। और आगे हम बात करते हैं कि आपका जैसे जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस के अंदर क्या पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपका जैसे खेल हो गया, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये भी पूछे जाते हैं। यानी ये मोस्टली टॉपिक होते हैं जो पूछे ही जाते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है। इसके आपको एक अलग सी बुक ले लेनी है, और वो बुक कौन सी लेनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी एग्जाम हो आप इनको सीधा अगर आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तो आप प्रत्येक टॉपिक को आसानी से पढ़ पाएंगे और एग्जाम को भी क्लियर कर लेंगे। तो ये टॉपिक्स हो गए। आगे बात करते हैं कि इंग्लिश के, तो इंग्लिश के भी टॉपिक्स आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स है वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हिंदी के टॉपिक्स भी है, हिंदी के टॉपिक्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट का भी टाइम दिया गया है, और आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इससे कि आप स्क्रीनशॉट आसान से ले सके। अब यहाँ पर जॉइनिंग कहाँ आती है, मेन टॉपिक ये आपका ये होता है कि इसके अंदर जॉइनिंग कहाँ मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जॉइनिंग यहाँ पर बीएसएफ में भी होती है। जैसे आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपने किस प्रकार चूज किया है, तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस जैसे आपने फर्स्ट नंबर पर बीएसएफ लगाया, और अगर आप बीएसएफ की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो सबसे पहले आपको बीएसएफ मिल जाएगी। अगर आपने फर्स्ट सीआईएसएफ को दिया है, या फिर आईटीबीपी, एसएसबी या एनसीबी एसएसएफ को दिया है, तो आपको अपने आपके नंबर के हिसाब से, आपकी कट ऑफ के हिसाब से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएंगी। तो मेरा तो मानना यही है कि आपको अच्छी अच्छी पोस्ट ऊपर रखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस में देना है। वैसे तो सारी फोर्सेज अच्छा है, लेकिन कुछ होती है जिसमें आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलती है, तो उस प्रकार की फोर्सेज आप लगा सकते हैं। वो भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से फोर्सेज को आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी जॉइनिंग कहाँ कहाँ आती है। तो जॉइनिंग आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसएफ, एनआईए, और इसके साथ साथ एक नई फोर्स है एनसीबी, इसके अंदर भी आपकी ये जॉइनिंग दी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपका फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपका जो सैलरी होता है, यानी आपका जब आप एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी कितना मिलता है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सैलरी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे एसएससी जीडी के तहत भर्ती होने पर मूल सैलरी आपकी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक होता है। यानी आपकी ये सैलरी 21,700 से शुरू होती है और कहाँ तक खत्म होती है, 69,100 तक आपकी रहती है। इसके बाद में आपके जो सैलरी जैसे साल भर में आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो आपके टीएडीए वो होते हैं उसके साथ साथ जुड़ते जाते हैं। इससे आपकी सैलरी भी और भी ज़्यादा हो जाती है। और इसका मैंने एक वीडियो भी बना दिया कि आपके एसएससी जीडी में सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग टाइम पे आपको कितना रुपया मिलता है, उसका एक वीडियो मैंने बना दिया है। आप चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आगे बात करते हैं कि अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेन बात है कि जो सीबीटी टेस्ट की तैयारी कैसे करें, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसकी हम तैयारी कैसे करें और किस प्रकार एग्जाम को पहली बार में हम क्रैक कर सकते हैं। तो सारा कुछ इसके वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सीबीटी एग्जाम ही होता है कि पहला आपका स्टेज यही होता है, इसको पास करोगे तो आगे की स्टेज आप देख पाओगे। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी जीडी में जो सीबीटी टेस्ट होता है उसकी हम तैयारी किस प्रकार करें। तो तैयारी करने के लिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट आपका क्या है, तो पहला पॉइंट आपका कि योजना बनाकर आपको तैयारी करना है। यानी जो आप एसएससी जीडी की आपको तैयारी करना है उसकी पहले आपके दिमाग में योजना होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार आपकी अपनी तैयारी करना है और किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कमजोर जो पॉइंट होते हैं उस पर किस प्रकार आपको अमल लाना है, यानी आपको उस पर ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको सही पुस्तक का चयन, सही पुस्तक का चयन
यानी जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं जो एसएससी जीडी के लिए सीबीटी एग्जाम के लिए, वो पुस्तक सही होनी चाहिए। यानी उसके अंदर जो भी सिलेबस मैंने आपको अभी बताया वो पूरा सिलेबस उसके अंदर कवर होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी एसएससी जीडी की आप बुक लेकर खरीद कर रखते हैं और उससे तैयारी करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप उस पुस्तक को कम से कम 3 बार पढ़े। यानी एक बार तो आप उसको पढ़ लेना है पूरा, फिर उसके बाद में आपको उसका रिविजन करना है, फिर उसके बाद में आपको फाइनल रिविजन करना है एग्जाम के टाइम पे, ताकि आप उसमें सारे जो भी टॉपिक्स है, जो भी आपकी कमियां है, उसके अंदर आप उनको अच्छे से सुधार सके। यानी एक किताब को आपको पूरा पढ़ना है, जिससे कि आपका एग्जाम ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको किताब भी बता देता हूँ। जैसे आप एक किरण पब्लिकेशन की होती है, ये किरण पब्लिकेशन की अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, जैसे रीजनिंग, मैथ और आपका जीके, इसकी अलग बुक भी होती है। और एसएससी जीडी के लिए इसकी सेपरेट बुक भी होती है, वो भी आप खरीद सकते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की यहाँ पर बुक बहुत शानदार आती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि आप चाहे किताब कोई सी भी पढ़े, उसको आपको पूरा पढ़ना है और उसका कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है, और एग्जाम के समय उसका एक बार रिवीजन पूरा का आपको करना है। तो इस प्रकार आप पढ़ोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मतलब किस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम का मोड, जो एग्जाम मोड होता है, उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपके एसएससी जीडी के अंदर जो आपके 4 सब्जेक्ट है, जैसे आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और आपका जीके, यानी हिंदी या इंग्लिश में से आप किसी को भी ले सकते हैं। ये आपके 4 टॉपिक है। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम लगेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन होगा। वहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी, और आपको 1 घंटा वहाँ पर समय मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। और किस प्रकार आपका वहाँ पर एग्जाम प्रोसेस होता है, उसका भी मैंने एक बता दिया आपको। यानी आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है एसएससी जीडी कांस्टेबल, वहां पर आपको सर्च करना है, और स्मार्टफोन स्टडी जिस भी एप्लीकेशन के नीचे लिखा हुआ है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। स्मार्टफोन स्टडी, यानी उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। उसके अंदर आपको जिस प्रकार आपका एग्जाम होता है उसी प्रकार का आपको प्रारूप उसके अंदर दिया गया है। उसके अंदर आपका जैसे नेगेटिव मार्किंग, इरेज का ऑप्शन भी उसके अंदर होता है, सबमिट का ऑप्शन भी इसके अंदर होता है, साथ ही साथ आपका वहाँ पर टाइम भी चलता है। तो पूरा जो एग्जाम आपका एसएससी जीडी का आता है उसी के माध्यम से वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी उसके अंदर दिए गए हैं। बहुत सारा आपको मटेरियल उसके अंदर फ्री में मिलने वाला है। तो इस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको एग्जाम क्लियर करने में, करेक्ट करने में काफी ज्यादा मदद मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट आपका मॉक टेस्ट होता है। उसको आपको डेली आपको 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। जैसे आपका एग्जाम का 1.5 से 2 महीना बचे, तो आपको डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको लगाना है। एक सुबह लगा सकते हैं, एक शाम को लगा सकते हैं। इससे होगा क्या, आपकी जो कमियां होगी वो आपको पता चलेगा, और उन कमियों को आपको, जैसे आप एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उस पेपर का आप पूरा एनालिसिस कीजिए, देखना है कि कौन सी गलतियां कहाँ पे हो रही है और क्यों हो रही है। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको कमियों का भी पता चलेगा और आप एग्जाम अच्छे से क्लियर भी कर लोगे। तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपकी अंदर की जो कमियां वो सारा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक और बोलना चाहूंगा, जैसे आपका एग्जाम का 5 से 7 दिन बचा है, 5 से 7 दिन अगर आपका एग्जाम का बच्चा है, तो आपको नए चैप्टर नहीं पढ़ना है। जो आपके नए चैप्टर होते हैं, तो आपने सोचा होगा कि ये मेरे से टॉपिक छूट गया है तो मैं इसको अब पढ़ लेता हूं। तो आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। लास्ट के समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करना है, और आपको एकदम पॉजिटिविटी रखना है आपके दिमाग में कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम है वो कठिन होता है, यानी एग्जाम हार्ड होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे औसतन है, पढ़ने के अंदर एवरेज है, वो भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको मतलब 0 से उन्होंने शुरुआत की थी और अपना टारगेट रखा था कि मैं एसएससी जीडी की इतने दिनों में तैयारी करना है और इस प्रकार तैयारी करना है। तो उन्होंने अपना पूरा टाइम टेबल बनाया, पूरा जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो बातें बताई उनका भी उन्होंने ध्यान रखा, और उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी जीडी की नौकरी को हासिल कर लिया। तो इस प्रकार अगर आप भी रखोगे,
अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि एग्जाम कठिन है या इजी है। आपको पहले जो बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है वो बातें आपको अपने जीवन में अमल लाना है, और उनका अगर आप अच्छी तरह से उनको फॉलो करोगे तो आप भी एसएससी जीडी की नौकरी को हासिल कर लोगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी कि सर एसएससी जीडी में हम कांस्टेबल किस प्रकार बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि किस प्रकार जो एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है उसमें हम जो अलग अलग फोर्सेज है वो किस प्रकार हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस दिमाग में ये रखना है कि हाँ, मेरे को ये नौकरी लेनी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से टाइम टेबल बनाओगे, अच्छे से सिलेबस को देखोगे, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओगे और उसका एनालिसिस करोगे तो आपको एसएससी जीडी में कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी ग्रुप्स है आपके पास उनमें शेयर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे को भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, हमने बच्चों को एक सही चीज़ बताई है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।